अब नेक्स्ट जो मैं एक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 थोड़ा सा एक छोटा सा एक्ट है। इसमें क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन काफ़ी बड़ी हस्ती थी उस टाइम की, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बन तो जाऊंगा, लेकिन यार गवर्नर जनरल हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को पोजीशन देनी पड़ेगी, तो कैसे देंगे? तो इन्होंने बोला कि भाई पहले को मुझे ओवर राइडिंग डिसीजन मेकिंग पावर दे दो। जो मेरी काउंसिल है, जो मेरे साथ में इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, उनके ऊपर जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो कलेक्टिव डिसीजन होगा, उसमें ओवर ओवर राइडिंग पावर दे दो। मतलब अगर साथ वाले बंदे, फॉर एग्जाम्पल अगर टू, फॉर एग्जाम्पल टू की जगह थ्री लगते हैं कि भाई थ्री मेंबर्स हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ये गवर्नर जनरल है, यहाँ पे वन पर्सन है, ये सेकंड है, ये थ्री है। अगर ये तीनों मिलके कहते हैं कि भाई एक्स डिसीजन होगी, गवर्नर जनरल कहता है वाई डिसीजन होगी, तो इन्होंने बोला कि भाई स्पेशल केसेस में मेरी ही डिसीजन चलेगी। किसकी डिसीजन डिसीजन चलेगी? मेरी चलेगी। यानी ओवर राइडिंग डिसीजन बना दिया, ओवर राइडिंग पावर ले ली इन्होंने। फिर दूसरी इन्होंने वो रखा, अपनी डिमांड रखी क्या बनने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए, कि इनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, कि ये गवर्नर जनरल बनेंगे लेकिन मुझे कमांडर ऑफ चीफ भी बनना है। तो इनकी दोनों ही डिमांड जो है एक्सेप्ट कर ली गई। कौन से वाले एक्ट में? एक्ट ऑफ 1786। तो कमांडर इन चीफ के, कमांडर इन चीफ बेसिकली जो मिलिट्री फंक्शन थे, उनको जो मेन सुप्रीम कंट्रोल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो जो पोजीशन थी उसको बोला जाता था कमांडर इन चीफ। तो जैसे पढ़ लो इसको पूरा। इट लेड EIC's military forces overseeing defense, territorial expansion and strategic planning. They managed recruitment, training and discipline while coordinating with the governor general. Their role was crucial in protecting company's interest and maintaining control over India. सो ये जो दोनों पावर थी, या फिर ये जो दोनों डिमांड थी, ये दोनों ही चीज एक्सेप्ट कर ली गई किस वाले एक्ट में? एक्ट ऑफ 1786। अब नेक्स्ट एक्ट में आते हैं। अगर आपको थोड़े से नोट बनाने तो बना लो। अब सीधा हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या होता है? इसने क्या करा? एबोलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड। हमने पढ़ा था कि 1600 में एक्सक्लूसिव ट्रेडेड राइट मिलते हैं। मैंने इसलिए थोड़ा सा उस वाले वर्ड पे प्रेशर दिया था कि भाई एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिले थे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो लेकिन अब ये एक्सक्लूसिव मतलब एक तरह से मोनोपोली होगी, भाई आप ही करोगे, आप ही करता धरता हो, आप ही अगर इंडिया के साथ ट्रेड कौन करेगा? तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ? इन्होंने एबोलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी को। और सारे जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, मतलब कोई भी XYZ एरा वगैरह तो वगैरह, सब लोगों को परमिशन दे दी कि भाई आप जाके इंडिया में जाके ट्रेड करिए। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको। फिर नेक्स्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा यहाँ पे क्या करने के लिए? एनलाइटन करने के लिए इंडियंस को। मतलब ये झूठ भी बोल के आए थे, या फिर झूठ कह लो, ये बहाना भी लेकर आए थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे इंडियंस को और उनको सिविलाइज बना देंगे। मतलब इनका ये मानना था, सिविलाइज बना देंगे, फिर ये हमारे कह सकते हो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा, ये सब हिस्ट्री में पढ़ना ही है वैसे डिटेल में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अभी छोटा छोटा पढ़ते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा एनलाइटन करने के लिए पीपल को। और क्या, क्रिश्चियन मिशनरीज का दूसरा जो काम था वो था स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ऑथराइज करा इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स कैन पनिश फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। तो इन्होंने क्या करा इस वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जैसे अभी आजकल MCD है, तो उनको भी परमिशन दे दी कि भाई आप टैक्स लगा सकते हो किसी भी प्राइवेट बंदे पे भी, और वो अगर टैक्स ना दे तो उसको पनिश भी कर सकते हो। लेकिन एक और चीज इसमें याद रखना कि एबोलिश तो कर दिया था ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी को, ठीक है, और बाकी मर्चेंट्स को अलाउ कर दिया था, जो भी ब्रिटिश सॉरी ब्रिटेन में जितने भी बाकी मर्चेंट्स थे उनको अलाउ तो कर दिया था। लेकिन सिर्फ एक जगह मतलब एक नहीं, दो ट्रेड में उन्होंने क्या करा? मोनोपोली मेंटेन रहने दी कंपनी की। कौन से? टी एंड ओपियम ट्रेड। तो जो जो भी ट्रेड इंडिया में हो रहा था टी और ओपियम से रिलेटेड, उसकी सिर्फ कह सकते हो उसकी सिर्फ पावर किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकता, मतलब ट्रेड नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद बात करें लास्ट पॉइंट की, asserted द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। ये नॉर्मल है कि भाई सोवरेनिटी एजर्ट करी भाई इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर ये हो गया टोटल। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको।
चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेना। ठीक है, इन्होंने क्या करा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल को मतलब किस वाले एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, 1773 में बना दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, गवर्नर इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी थी। इस सारे की पूरे ही इंडियन जो भी प्रोविंस, सबकी मिलिट्री और सिविल पावर्स किसके हाथ में आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। तो ओवर ऑल टेरिटरी पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर किसके हाथ में आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे बना था, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी की पोजीशन को इन्होंने बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, प्लीज कमेंट करिए। अगर नहीं सम याद आ रहा तो फिर आप मेरा स्टार्टिंग लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको समझ आएगा। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास नाउ वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की पावर, दैट इज टू मेक लॉ। मतलब लॉ मेकिंग पावर थी वो किसके हाथ में दे दी, किसके हाथ में दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी। किसकी पावर, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास की पावर, जो लॉ मेकिंग पावर थी वो किसके हाथ में दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी एज अ कमर्शियल बॉडी। इन्होंने क्या मतलब, अब जो जो ईआईसी थी उसको बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन करो, आप कमर्शियल बॉडी रहने दीजिए। वैसे भी बहुत फाइनेंसेस इनके खराब हो चुके थे। फिर नेक्स्ट था, कोशिश करी गई, दिस वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिशर्स या फिर द ब्रिटेन बेसिकली ट्राइड टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर्स थे, जो भी सिविल सर्वेंट्स थे, second, उनका जो ना सिलेक्शन ऐसे नहीं होता था, भाई भतीजावाद चलता था उस टाइम पे। तो और वो भी सिर्फ ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं को अलाउड था ईस्ट इंडिया कंपनी में हायर रैंक्स पे जाना। बहुत छोटी छोटी पोजीशन इंडियंस को मिल जाती थी, बट हायर रैंक्स के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी पोजीशन नहीं मिलती थी। तो इन्होंने क्या करा कि मतलब कोशिश करी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द्वारा कि भाई हम एक कंपटीशन एग्जाम्स करवा सकते हैं कि भाई जिससे आप सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करें। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें रजामंदी उन्हें नहीं मिली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंडियंस आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी पावर जाएगी, इंडियंस आएंगे तो हमारा रेवेन्यू जाएगा और बाकी चीज़ें हैं क्यों, मतलब वो ये है भाई, अब ऑफ कोर्स अगर आपका शेयर किसी और को मिले तो वो क्यों अलाउ करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना करा, जिसकी वजह से ये वाला फेल हो गया। फिर इसके दोबारा से फिर ये जो वो ये कंपनीज की टेरिटरी को इंडिया में रिकॉग्नाइज करा गया, इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन करती है कंपनीज की टेरिटरी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट एक सेकंड, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो बात करते हैं इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेपरेट करा गया फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल था प्लस उसके साथ जो काउंसिल थी वो दो दो काम करती थी। पहले लॉ भी बनाती थी और क्या करती थी, लॉ को एग्जीक्यूट भी करती थी। ठीक है, तो कानून बना भी रही है, एग्जीक्यूट भी कर रही है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, लॉ मेकिंग यहाँ पे था, लॉ मेकिंग को अलग कर दिया गया और लॉ एग्जीक्यूट करने का जो फंक्शन था वो अलग कर दिया गया। ठीक है, इसने क्या करा, इस वाले एक्ट ने क्रिएटेड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी गवर्नर जनरल की पहले एक ही काउंसिल थी, तो इसने क्या करा, अब इस वाले एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, मैं एक सेकंड थोड़ी सी सही सी जगह पे बनाता हूँ, आपको समझ आएगा। एक सेकंड,
तो इस वाले उसने क्या करा, देखो दोबारा से बता रहा हूँ। तो गवर्नर जनरल था उसकी प्लस काउंसिल थी। तो इन्होंने इस वाले एक्ट में क्या करो, 1853 वाले एक्ट में, तो गवर्नर जनरल की क्या बना दी इन्होंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। लेजिस्लेटिव, प्लीज राइटिंग माइंड मत करना, मैंने नोट्स बहुत सही से बना रखे हैं वैसे यहाँ पे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव। तो इस लेजिस्लेटिव का काउंसिल को क्या नाम दिया इन्होंने, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या है, एक स्पेशल बॉडी बना दी गई, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका क्या काम था, सोल पर्पस टू मेक लॉज। सिर्फ जिसका क्या काम था, सिर्फ लॉ बनाने का। और ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या फिर ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसका जो प्रोसीजर था, यानी जो काम करने के तरीके थे, वो किस पे बेस्ड थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर्स यूज होते थे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। मतलब आप सोचिए, पहले ऐसे जो मर्जी चाहे लॉ बना दो, लेकिन अब जिस तरह से ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन में जो भी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, प्रोसीजर्स थे, वही उसी आधार पे यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर अब बात करते हैं इसमें, ये इंट्रोड्यूस्ड, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इसी चार्टर एक्ट की वजह से मकौले कमेटी थी, जो कि कमेटी ऑन ऑन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, अपॉइंट करी गई 1854 में। तो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किस तरह से करा जाएगा, कैसे एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी की सारी, किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर होंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वो हमारी कौन सी कमेटी इन्होंने बनाई इस एक्ट के द्वारा, दैट इज मैकॉले कमेटी। ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, हिस्ट्री में भी हम आपको सही से पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में। फिर इसके बाद आते हैं, इसने क्या करा इस वाले एक्ट ने, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इस वाले एक्ट ने क्या करा, कंपनी का जो कंपनीज रूल था उसको बढ़ा दिया। लेकिन कितने साल के लिए बढ़ाया, उसको मेंशन नहीं करा गया, उसको मेंशन नहीं करा गया। पिछले वाले एक्ट में 1833 में, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बाय 20 ईयर्स। 1853 एक्ट में आप क्या लिख सकते हो कि भाई इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बाय 20 ईयर्स। तो 20 साल के लिए कंपनी रूल, भाई कंपनी ही रूल करेगी, ये इन्होंने 1833 वाले एक्ट में बोल दिया। लेकिन जब 1853 एक्ट है तो उन्होंने एक्सटेंड करा कंपनी रूल, बट मेंशन नहीं करा इसकी ड्यूरेशन की कितने साल के लिए एक्सटेंड होगा, यानी समय समाप्ति की घोषणा, यानी कंपनी कभी भी बंद हो सकती थी। अगर भाई अगर ये बोलते थे 20 साल चलता, तो 20 साल तक भाई कंपनी बंद नहीं हो सकती थी। लेकिन जब इन्होंने ड्यूरेशन मेंशन नहीं करा, तो ऑफ कोर्स उन्हें भी अपनी वीकनेस पता चल रही होगी ब्रिटिशर्स को भी, कि भाई ये कंपनी ढंग से ऑपरेट कर ही नहीं रही है। बहुत ही ज्यादा एक्चुअली